सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान। पीएम मोदी ने जेद्दा से गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके ली जानकारी। पीएम ने कहा, जघन्य कृत्य के पीछे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे श्रीनगर। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। पहलगाम में पर्यटकों पर हमले का देश भर में विरोध। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने की हमले की निंदा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जताया दुख। बारामूला और डोडा में लोगों ने हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। सऊदी अरब के दौरे पर जेद्दा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। मिली 21 तोपों की सलामी। थोड़ी देर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नए वक्फ कानून पर बीजेपी का वक्फ सुधार जनजागरण अभियान। मुंबई में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत कई नेताओं ने की मुस्लिमों से चर्चा। कहा, नया कानून गरीब मुसलमानों के हक में। कुछ लोग तुष्टीकरण में लगे। मुस्लिम संगठनों का दिल्ली में प्रदर्शन। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, चुनाव प्रक्रिया पर लगाए गए आरोप चुनाव आयोग को बदनाम करने की बेतुका कोशिश। दुनिया भर में होती है भारतीय चुनाव की तारीफ। बीजेपी ने भी बोला राहुल पर हमला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज शाम होते होते जम्मू कश्मीर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की है, जिनमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद सऊदी अरब दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी हासिल की और जम्मू कश्मीर जाकर हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने इस घटना को माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को कहा कि वो जम्मू कश्मीर जाएं और हालात का जायजा लें। पीएम मोदी ने इस घटना को अंजाम देने वालों को भुगतने की बात कही है, अंजाम भुगतने की बात कही है, तो आतंक के मंसूबों को हर संभव जवाब देने की बात भी कही है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो सुरक्षा हालात की जानकारी लेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया। ये हमला श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में किया गया। हमले में कई पर्यटकों के घायल होने की खबर है। हालांकि घायलों की सही संख्या की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। घायलों को जिला चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच सऊदी अरब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और उनसे सभी उचित कदम उठाने को कहा। सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और एलजी मनोज सिन्हा सहित आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले की देश भर में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले की निंदा की। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी भी सफल नहीं होगा।
आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले की खबर से बहुत दुखी हूं। निर्दोष नागरिकों पर हमला कायरतापूर्ण और अत्यंत निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमले से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ है। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने भी आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें सजा दी जाएगी। मैंने डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम इलाके में पहुंच गई है और तलाशी अभियान चला रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को पहलगाम में भर्ती लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। एक घायल पर्यटक को जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया है। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है और हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं इस हमले से स्तब्ध हूं। हमारे पर्यटकों पर हमला एक घृणित कार्य है। इस हमले के अपराधी जानवर, अमानवीय और घृणा के पात्र हैं। निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैंने अपनी सरकार में मंत्री सकीन इट्टू से बात की है और वो घायलों के लिए व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अस्पताल में हैं। मैं तुरंत श्रीनगर वापस जा रहा हूं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को यहां के नेता घाटी में अमन शांति के लिए खतरा के साथ ही यहां की अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक मान रही हैं। अटैक जो हुआ है इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। दरअसल कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवाद नजर नहीं आता। पहलगाम उसमें से ही एक हिस्सा है। यहां पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मार्च में हुई बर्फबारी के बाद सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहां लगातार पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के आगे के कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए हैं और वो पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र स्वदेश वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। वो जिद्दा सऊदी अरब की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर अब वापस आ रहे हैं स्वदेश। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके कारण प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और साथ ही साथ ये भी खबर है कि सऊदी अरब में जो आधिकारिक रात्रि भोज था उसमें भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही रोककर आज रात में ही वापस दिल्ली पहुंचेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र ये फैसला प्रधानमंत्री की ओर से लिया गया है। सऊदी अरब की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री, जिद्दा पहुंचे थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस आतंकी हमले के कारण प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। प्रधानमंत्री आज रात में ही वापस दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे और जिद्दा वो पहुंच चुके थे। जिद्दा में प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। वहां पर जो रात्रि भोज, आधिकारिक रात्रि भोज दिया गया था उसमें भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया।
इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर अब वापस पहुंच रहे हैं दिल्ली। आज रात में ही प्रधानमंत्री वापस पहुंचेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पीएम ने अपनी यात्रा को बीच में ही रोका। वहां पर जो आधिकारिक रात्रि भोज दिया गया था उसमें भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर अब वापस स्वदेश आ रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है। प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही रोक दिया है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और ये काफ़ी एक कायराना करतूत आतंकियों की वहाँ पर देखी गई जम्मू और कश्मीर में। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से चंद्रशेखर ये खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कायराना आतंकी हमला किया गया है पहलगाम में, इसके चलते वो अपनी 2 दिनों की जो यात्रा थी उनकी सऊदी अरब, उसके पहले दिन के बाद ही वो आज देर रात रवाना हो जाएंगे सऊदी अरब से। आज उनका एक ऑफिशियल डिनर भी था, उसको प्रधानमंत्री ने स्किप किया है और अपने विजिट को कट शॉर्ट करके वो स्वदेश वापस लौट रहे हैं। तो अगले कुछ घंटे में उनकी स्वदेश वापसी शुरू हो जाएगी और बुधवार सुबह वो भारत पहुंच जाएंगे। बहुत गंभीरता से आप पूरे परिप्रेक्ष्य को देखिए। पीएम मोदी को कल शाम में या कल रात में लौटना था। 2 दिनों की उनकी यात्रा थी, लेकिन इस आतंकी घटना के कारण उन्होंने अपनी यात्रा को बीच में ही एक तरह से रोका है। इस यात्रा को कंक्लूड किया है। आज की 2 दिनों की यात्रा को आज ऑफिशियल डिनर भी वो नहीं कर रहे हैं। उनके सम्मान में सऊदी अरब ने आयोजित किया था, उसको बीच में स्किप करके प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद वो देश के लिए रवाना होंगे। आपको याद होगा चंद्रशेखर, जब ये घटना हुई थी, जैसे पीएम मोदी को इस बारे में सूचना मिली, उन्होंने गृह मंत्री को सीधे फोन करके जानकारी लिखी और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कठोरतम कार्रवाई न सिर्फ आतंकियों के खिलाफ की जाए, बल्कि जो विक्टिम है उनके लिए जो तमाम व्यवस्थाएं समुचित उपाय किए जाएं। इसी साथ हमने देखा ट्वीट करके भी उन्होंने कहा कि जो जो कायराना ये साजिश हुई है उसका जरूर एक तरह से जो उन्होंने संकेत दिया कि हिसाब जरूर लिया जाएगा। न्याय के कटघरे में आतंकियों को, अपराधियों को जरूर खड़ा किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये लौटना और ये एक एश्योरेंस देश के लिए, उन तमाम विक्टिम्स के लिए जिन्होंने अपने परिजनों को इस आतंकी घटना में खोया है कि भारत इसको आसानी से इस घटना को नहीं छोड़ने वाला है। और बहुत गंभीरता से पीएम मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमने अतीत में भी देखा है, अभी किसी तरह का कोई मतलब मायने जरूर नहीं निकालना चाहिए चंद्रशेखर, लेकिन हमने अतीत में भी देखा है कि भारत के ऊपर जब इस तरह की कोई स्थितियां आई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक उचित और माकूल जवाब भी दिया है। ठीक है सुधाकर, हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, लेकिन सऊदी अरब में प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर अब निर्णय लिया है कि वो स्वदेश वापस आएंगे। आज रात में ही वो वहाँ से स्वदेश के लिए वापस लौटेंगे और बुधवार सवेरे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वापस भारत पहुंच जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पहलगाम में आतंकी हमले के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। वहां पर जो आधिकारिक रात्रि भोज भी दिया गया था उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए और प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही रोककर निर्णय लिया कि वो वापस स्वदेश लौटेंगे। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने दौरे को रद्द करके कुछ देर के बाद यहाँ से निकलेंगे भारत के लिए। और जो घटना हुई है निश्चित तौर पर उसी घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने ये जो अपना जो दौरा है वो एक तरीके से कम किया है और अब प्रधानमंत्री कुछ समय के बाद
भारत के लिए रवाना होंगे। और उससे पहले लगातार प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को भी दिशा निर्देश दिए थे, उनसे कहा भी था कि वो तुरंत पहुंचे और वहां पर जो रिव्यू बैठक है वो लें, सुरक्षा के तमाम इंतजाम है उनको देखें। इसके अलावा जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी उनके साथ थे, उनके साथ भी उन्होंने वार्ता की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी लगातार गृह मंत्रालय के टच में है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का वापस लौटना ये बताता है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए और खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम और ज्यादा बेहतर किए जा सके ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो सके। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी विभत्स ये घटना है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालातों पर गृह मंत्रालय से भी रिपोर्ट लेंगे और तमाम जो अधिकारी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, उच्च पदों पर जो बैठे हैं उनसे भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। और अभी भी प्रधानमंत्री लगातार गृह मंत्रालय के टच में है, गृह मंत्री के टच में है और इसके अलावा लगातार मनोज सिन्हा से वहाँ की जो स्थिति है और क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो बड़ी घटना है और उसी कारण प्रधानमंत्री ने अपना ये दौरा रद्द किया है या कह सकते हैं कि कम किया है। ठीक है, नीरज हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता नीरज सिंह काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहीं पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने कई बार इस सिलसिले में उनसे भी बातचीत की है। और जैसा कि लगातार हम आपको खबरों में बता रहे हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को फ़ोन पर बात की और गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर की यात्रा पर भेजा। इस घटना के बाद पहलगाम में काफ़ी एक कायराना ये हरकत है जो आतंकियों के द्वारा वहां पर की गई है और इसके बाद बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया। प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे, प्रधानमंत्री ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही रोक दिया है। अब प्रधानमंत्री अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस स्वदेश लौट रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, आप काफ़ी नज़दीकी से जो गृह मंत्रालय की गतिविधियां हैं उनको देखते हैं, क्या कुछ इनपुट आपको अभी तक मिले हैं इस घटना के सिलसिले में? देखिए चंद्रशेखर, एक निश्चित तौर पर आतंकी हमले वारदातें अतीत में भी कही हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री का इस तरह से अपनी यात्रा को बीच में रोक के बीच में इस तरह से उसको कट शॉर्ट करके लौटना बिल्कुल एक तरह से अभूतपूर्व डिसीजन है। और ये डिसीजन ये संदेश की एक स्ट्रॉन्ग जुड़ाव इंडिया के पास, भारत के नेतृत्व के पास है। आतंक के खिलाफ जब निर्णायक कार्रवाई की बात है तो उसके आड़े किसी भी तरह की कोई स्थिति नहीं आती है। तो निश्चित तौर पर होस्ट कंट्री को जरूर भारत की तरफ से कहा गया है कि एक अभूतपूर्व स्थिति आई है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त देश जाकर और उस स्थिति को देखना चाहते हैं। उस स्थिति में जो भी निर्णय लेने की जरूरत है वो लेना चाहते हैं, इसलिए वो बीच में दौरा कम करके आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए गृह मंत्रालय लगातार जब से घटना की सूचना आई, आपको मैं बता दूं चंद्रशेखर, गृह मंत्री जब इस वक्त जम्मू कश्मीर में उन्होंने संयुक्त कमान की बैठक की भी अध्यक्षता की है, तो उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका वो भी साथ में उनके मौजूद है। तो सुधाकर, आपको रोकना चाहेंगे, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आ रही है, हम आपको सीधे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। Ministry of External Affairs, PSC Mahajan. With that, I invite our ambassador to make opening remarks on the visit. Thank you. Friends from media, thank you all for joining us today. Honorable Prime Minister arrived in Jeddah today afternoon on a state visit at the invitation of His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. This is the third visit of Honorable Prime Minister to the Kingdom of Saudi Arabia after the previous visits in 2016 and 2019. This was the first visit of Honorable Prime Minister to the historic city of Jeddah. This visit also follows the landmark visit of His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman
Crown Prince and Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia to India in September 2020. Honorable Prime Minister had an extensive schedule of engagements today. Honorable Prime Minister was received by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman at the Al Salam Palace today evening. He was accorded a ceremonial welcome at the Royal Palace. It was followed by detailed bilateral discussions and also the meeting of the Strategic Partnership Council. These two meetings also were followed by informal meeting between the two leaders. The meeting began with the reference to the unfortunate terror attack that has happened in India. Both the leaders expressed their condemnation for the terror attack. His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences and sympathies and offered any help in this regard to us. The Prime Minister's bilateral meeting was very fruitful, substantial, and forward-looking. Both the leaders discussed the full spectrum of bilateral relations, including energy partnership, defense, trade, investments, technology, culture, and people-to-people ties. Prime Minister and His Royal Highness also discussed the progress in the India-Middle East-Europe Economic Corridor, and both the leaders agreed that it is a vision which is beneficial to everyone in the region, and they agreed to expedite the work on the IMF. Both the leaders also discussed other issues of interest. Prime Minister thanked His Royal Highness for taking care of the welfare of 2.7 million Indian diaspora members living in the kingdom. His Royal Highness particularly mentioned his appreciation of the contribution of the Indian diaspora in the kingdom. He said that everyone in Saudi Arabia loves Indians, and there is no Saudi who doesn't have Indian friends. He emphasized that in next few years, due to many big developmental projects, they are looking at increasing the number of Indian workers to India. Prime Minister and His Royal Highness also co-chaired the second meeting of the India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council. The two leaders reviewed the work under various committees, and they signed the minutes of the Strategic Partnership Council meeting. Honorable Prime Minister, apart from his engagements at the Royal Palace, also met the Indian community earlier today. He also received yoga expert Padma Shri Ms. Nauf Marwai, and he is also going to receive the Secretary General of Muslim World League later today. As you know, Prime Minister shares a very warm and close and personal relationship with His Royal Highness Crown Prince, and the warmth and close friendship was very visible during this visit. We are also grateful for the warm welcome given to Honorable Prime Minister on his arrival in Jeddah. As you know, he was accorded special honors, including a 21-gun salute. The aircraft of Prime Minister was escorted by Saudi fighter jet when it entered the Jeddah airspace. These elements exemplify the importance of Saudi Arabia attaches to its relations with India. The Saudi official delegation comprised of several senior ministers, including Minister of Energy, Minister of Sports, Interior, National Guards, Foreign Affairs, Commerce, Investment, Deputy Governor of Makkah, and also the Governor of Public Investment Fund. As you know, we also, the two leaders also agreed to expand the scope of the Strategic Partnership Council, and it has been agreed that from the current two committees, we will have 4 committees in the Strategic Partnership Council, and the 2 new committees which have been agreed upon are on the defense cooperation, and another is on the tourism and cultural cooperation. Both the leaders also welcomed the discussions under the Joint High-Level Task Force on Investment. They welcomed the decision to collaborate on establishing 2 oil refineries
as a joint ventures in India. They also welcome the progress which has been made in the areas of taxation and the forward-looking agreements made to facilitate the investment on both the sides. There were 4 MOUs were signed, one on the space between the Saudi Space Agency and Department of Space of India. Another MOU on health was signed between the Saudi Ministry of Health and Family Welfare and the Indian counterpart. There was also a MOU signed between the Saudi Arabian Anti-Doping Committee and the National Anti-Doping Agency of India. And there was an agreement between the Saudi Post Corporation and the India's Department of. We open the floor for some questions. So if we go here first, Ayushi. Sir, good evening. This is Ayushi Agarwal from ANI. So my question is related to the recent terror attack in Kashmir. Since you said that the discussion took place on that, how much was Pakistan and cross-border terrorism discussed with the Crown Prince? Did the Prime Minister also raise the issue of Pakistan's support to terror groups? Thank you. As I said, just wanted to ask, did Mr. MBS condemn Pakistan for its involvement in the terror attack? Did we have any word from him on this? This is Amritpal Singh from DD India. This is for the spokesperson. Sir, the White House press secretary said that Donald Trump would speak with Prime Minister Modi shortly. Have any other world leaders reached out to Prime Minister Modi? سؤالي دكتور سهيل باسم باوزير من صحيفة الاقتصادية. متوقع من زيارة سعادة رئيس مجلس الوزراء اتفاقيات جديدة بين البلدين. ما أبرز الاتفاقيات التي سيتم التوقيع بها بين البلدين، وما هي أهم الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا؟ شكرا. Sir, he's from Al-Iqtisadiyya. He says that this visit will result in several agreements that will boost strategic partnership between the two countries and boost their mutual interest in the stability of the region. What are these agreements? And investment. And these investments are in renewable energy or investment. As I said, the recent terror attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism. And we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar vision. Another thing I can answer you on the MOUs. As I said, there were 4 MOUs signed. One between the space agencies of both the countries. Second MOUs were signed between the health ministries. Then there was MOU signed between NADA and the Saudi Anti-Doping Agency, and there was the MOU signed between the Saudi Post and the Indian Postal Agency. And on the investment side, as I said, both the leaders noted the progress made under the high-level task force, where huge progress has been made to facilitate the investment from both sides, particularly
agreement was made on the 2 refineries which will be made as a joint ventures in India. And there was a broad agreement on various taxation related issues to give the impetus to the investment. Legacy would like. Especially on the side, as sides, he mentioned about the high level task force. And under this task force, Saudi Arabia is looking into investing in India in multiple energy, petrochemical, infrastructure, technology, digital infrastructure, telecommunication, commerce, manufacturing, health. The work of this joint high-level task standing on multiple areas to rapidly promote such in. Regarding your question, we still have messages coming in. We have seen certain messages from world leaders. We will update you as and when we get to know of more such. So I will keep you updated. सर नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी साधना ग्रुप से हूं मैं। सर मेरा पहला सवाल आपसे, 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल मेरा ये था क्योंकि भारत में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय है ख़ास तौर से, क्योंकि हम इस समय सऊदी अरेबिया में इसमें बैठे हुए हैं, तमाम हमारे कुछ परिचित लोगों ने हमसे हमारे प्रोग्राम में ये सवाल पूछा क्या सऊदी अरेबियन सरकार इस बार हज यात्रियों के लिए कुछ ऐसी योजना या भविष्य में शुरुआत करेगी, कि प्रधानमंत्री जी का ये 3रा दौरा है और हज यात्रियों की जो संख्या है वो प्रतिदिन बढ़ रही है भारत से खास तौर से। ये मेरा एक पहला सवाल था। दूसरा, आज 18 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की आदरणीय प्रधानमंत्री से तमाम विषयों को लेकर के और भारत और सऊदी अरेबिया के आने वाले प्रगति को लेकर के, तो उन 18 प्रतिनिधियों के क्या कुछ कोई आप उल्लेख कर सकते हैं और आगे भारत के लिए उसमें वो थोड़ा उसके बारे में अगर कुछ ब्रीफिंग मिल जाए हम लोगों को तो। थैंक यू सर। Yes, hello, Uday Pratap Singh here from NewsX and India News. My question is on today's bilateral talks. Was the issue of trade discussed in detail? Any possibility of a trade agreement as well? And also the 2 conflicts that are on in the world today on Russia, Ukraine and Israel, Hamas, did that come up at all in today's meeting? Hi, I'm Afshan Aziz from Arab News, and my question would be about the Strategic Council meeting. Were there any key deliverables that were discussed, and what can we expect from it? The second is about the educational exchange programs for the Indians living in Saudi Arabia. Are there any discussion about it that happened today for the development of educational sector? Thank you. आपने हज पे सवाल करा। हज जैसा कि आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के गाइडेंस के तहत हज का सारा इंतज़ाम किया जाता है। हमारे जो भारतीय काउंसलेट है जद्दा में, वो इसका सारा इंतज़ाम करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट हमारे हाजियों के लिए करने को तैयार हैं। और इस बार भी भारतीय सरकार और सऊदी साइड के बीच में बहुत अच्छा समन्वय है, तालमेल है, और हाजियों के सुविधाओं का और उनकी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, उसका ध्यान रखें। आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज, जैसा कि मालूम है आपको, इंडियन कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करा और उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के साथ बातचीत करी, उनकी बातें सुनी और उनके सामने। दूसरा, आपने another question is on the trade. Of course, the trade is a very important fulcrum of our relationship. As you know, Saudi Arabia is our 4th largest trading partner, and we are the 2nd largest trading partner of India, of Saudi Arabia. And the issue was definitely discussed. Both sides are committed
to enhance the trade and to diversify the trade. As far as the other regional issues and global issues were mentioned, yes, all the regional issues and global issues of interest. But on the issue of education, I'd like to give the floor to my questions on the Strategic Partnership Council. Yeah, I think there were two questions. One, Strategic Partnership Council. You know, it was the second meeting both years for the India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council. It was co-chaired by both the leaders. The Council already has two existing committees. One is a committee on political, consular, and security cooperation. One on economy and investment. So one of the major outcomes of today's meeting was that this is being expanded from 2 to 4, as was mentioned earlier, and this creation of two new committees. The first one, of course, on the Ministerial Committee on Defense Cooperation. It builds on our growing ties in the area of defense partnership, which include joint exercises, training programs, and collaboration in defense industry. So this will be a ministerial committee which will be added to the Strategic Partnership Council. The second one, of course, is given the strong people-to-people ties, the 2.7 million diaspora here, and a very strong commitment on both sides to promote our culture and cooperation, and also cooperation in the area of tourism. The second committee, which has been established at the ministerial level, will be a committee on tourism and cultural cooperation. And I think another thing which I would like to mention is that after this, we will have these 4 committees. The economy committee will now become the committee on economy, energy, investment, and technology, which shows, you know, the growing depth of this relationship covering all areas. So we will have 4 of these committees under the Strategic Partnership Council. And also on the educational front, as you mentioned, both sides are witnessing growing momentum in this area with educational and scientific collaboration between both countries, and its strategic importance in fostering innovation, capacity building, and sustainable development. And of course, the Saudi side is also welcomed the opportunities for leading Indian universities to have presence in Saudi Arabia. There are a lot of institutional linkages which are growing. They're working on joint programs and other such initiatives. Last question, Ali. Sir, was there any specific discussion about the Houthis attack in the Red Sea or maritime trade and security? السلام عليكم. أمل الحمدي. كنا بنسأل عن إيش هي آخر مستجدات الممر الاقتصادي، مبادرة الممر الاقتصادي بين آسيا والهند والخليج ودول أوروبا، وهل في شراكات جديدة؟ وكمان عندنا سؤال عن إيش أبرز المستجدات في المشاريع الزراعية، هل هناك في فرص قادمة بالتوسع في المشاريع الزراعية بين الهند والسعودية؟ شكرا. Sir, she's asking about new partnerships with regard to this corridor project. And second, what are the latest developments in the field of agriculture between the two countries? First, Ghazali, to answer your question, already it has been answered last right. On the economic partnership and particularly on agriculture, agriculture is an important subject under the Strategic Partnership Council, and there are huge opportunities in terms of trade, in terms of joint investments, and we are already working on these opportunities. On the connectivity, as I said, both the leaders emphasized the importance of the IMEC, and they agreed that we have to work towards the full realization. My colleague would like to add something. France, Germany, Italy, and USA had jointly launched the Middle East Economic Corridor Initiative in New Delhi in 2023. So both sides
recalled the signing of this MOU and expressed mutual commitment to work together to realize the vision of connectivity as envisaged in this corridor, including the development of infrastructure, railway, port linkages to increase passage of goods and services and to boost trade. One of the areas under IMEC on which we both sides have earlier signed an MOU is the field of electrical interconnections, green, clean hydrogen and supply chains. And this MOU envisages cooperation in the field of electrical interconnection, exchange of electricity and co-development and co-production of various projects. And in fact, on the electrical grid connectivity, good progress has taken place between both sides with a feasibility study underway on this area. So with that, we come to the closure of this press conference. We still have some engagements of the Prime Minister. We'll keep you updated on those through our social media handles and press releases. So please stay tuned with us. Thank you very much for your presence. Thank you. तो ये विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रधानमंत्री के सऊदी अरब यात्रा पर। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो आई हैं सामने, उसमें ये आई है कि कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसको लेकर के सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने इन हमलों की निंदा की है, ये बताया गया। और साथ ही साथ भारत और सऊदी अरब के बीच में 4 MOU हुए हैं वहाँ पर, जिसमें स्पेस, हेल्थ और डोपिंग एजेंसी जो दोनों देशों की हैं उनके बीच में, और साथ ही साथ जो पोस्टल डिपार्टमेंट हैं दोनों देशों के उनके बीच में। और साथ ही ये बताया गया कि भारत में 2 सऊदी रिफाइनरी लगाने का समझौता भी वहाँ पर हुआ है। तो ये जो विदेश मंत्रालय ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आतंकवाद को लेकर या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उसकी निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके साथ उस हमले की निंदा की है। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर भारत वापस आ रहे हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको देखते हुए। और जो अगली खबर है उसकी ओर हम आपको लिए चलेंगे। ये खबर भी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। पहलगाम में पर्यटकों पर हमले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला चौंकाने वाला और दर्दनाक है। ये एक नृशंस और अमानवीय कृत्य है जिसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। निर्दोष नागरिकों, पर्यटकों पर हमला करना बेहद भयावह और अक्षम्य है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। वहीं पहलगाम हमले को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले से मैं बहुत दुखी हूं। हिंसा के ऐसे कृत्य निंदनीय हैं और इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए अनंतनाग पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पुलिस ने पर्यटकों के लिए 24/7 आपातकालीन सहायता डेस्क की घोषणा की है। पुलिस नियंत्रण कक्ष अनंतनाग की भी शुरुआत की है। साथ ही संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। ये नंबर हैं 9596777669, 0193222580। वहीं एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जो 9419051940 है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में अखनूर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है।
पहलगाम में पर्यटकों पर हमले को लेकर बारामूला में मोमबत्ती जलाकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो आप देख रहे हैं कश्मीर में भी काफ़ी निंदा हो रही है। वहाँ पर कश्मीर के पर्यटन पर पूरा का पूरा कश्मीर आधारित है और जिस तरह का ये हमला है उससे कहीं ना कहीं कश्मीर का जो पर्यटन है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और स्थानीय लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर स्थानीय लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग भी वहाँ पर इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। और पहलगाम में पर्यटकों पर हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के डोडा में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये डोडा के हैं। स्थानीय लोगों ने वहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया है। पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं आतंकियों की इस कायराना हरकत को देखते हुए। और वहीं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने कैंडल जलाकर विरोध जताया। वहीं कुपवाड़ा में भी स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। स्थानीय लोगों ने हमले की कड़ी निंदा की। हम भरपूर कंडेम करते हैं और मजम्मत करते हैं मक्का मार्केट की जानिब से। जिस मक्का मार्केट में सरकार ने 481 शॉपकीपर्स को परमानेंटली मक्का मार्केट के अंदर रिहेबिलिटेट किया है और हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार है उस चीज़ के लिए। और ये जो आज सानिया हुआ ये बर्दाश्त से बाहर है। जिन्होंने ये किया उनको भी अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना है। उन्होंने जो कुछ भी किया है ये इंसानियत के खिलाफ किया और हमारे दीन के खिलाफ किया है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ताज़ियत यहाँ पे हर एक ताजिर को है, ना कि हमारा बिजनेस यहाँ पे डिस्टर्ब हो इस वजह से नहीं। किनको आप देखिए मैसेज इंसान को दे सकता है। जब इंसान शैतान आगे बैठा तो शैतान के लिए मैसेज थोड़ी है, तो शैतान के लिए अल्लाह की बारगाह और बखूबी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानती है उनके शैतानों के साथ कैसे निपटते हैं। जो इंसिडेंट पहलगाम में हुआ ये हमारे लिए भी एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है जिसको हम कंडम भी करते हैं और हम एक मैसेज पूरी दुनिया को ये देना चाहते हैं कि ये कश्मीर के लोग नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसी कौम है जिनको ना खुद का मरना याद है ना उनको जन्नत जहन्नम का हिसाब है। ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं तो एक आम इंसान को मारना पूरे इंसानियत को मारने के बराबर है। सो हम कश्मीर से ये मैसेज देते हैं कि पूरा कश्मीर इन फैमिलीज़ के साथ है, इन सारे लोगों के साथ है। जो इन दहशतगर्दों ने की, जिसमें जो हमारे मेहमान हमारे यहाँ पे आए थे, जिस तरह इन दहशतगर्दों ने ये कायराना हरकत की, हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। जितना ये पहली बार ऐसा इस तरीके का, क्योंकि कश्मीर पूरी दुनिया में माना जाता है मेहमान नवाजी में, और आज आप देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर में इस वक्त मातम है। हर एक की जुबान पे एक ही बात है कि जिन लोगों ने भी किया किसी मजहब के नहीं है, ना उनका कोई मजहब है, ये इंसानियत का कत्ल है। जिन लोगों ने भी ये किया मैं समझता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बेगुनाह शख्स जो टूरिस्ट थे, जो कश्मीर में आए, कश्मीर एक मेहमान नवाज जगह है जहाँ लोगों ने अपनी जानें दी अपने मेहमानों के लिए, तो ये कश्मीरियों के ख़िलाफ़ है ये इंसिडेंट और एक दहशतगर्दाना इंसिडेंट है। कम्प्लीटली हम इसको एक टेररिस्ट एक्ट से कम कुछ नहीं कह सकते। इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ है और न सिर्फ इस पर प्रोब होना चाहिए बल्कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं जो लोग आज शहीद वहाँ हुए, बेगुनाह लोग, मैं उनको शहीद कहूँगा और क्योंकि वो टूरिस्ट थे, हमारे मेहमान थे और इस तरीके का इंसिडेंट दहशतगर्दी से कम कुछ भी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की स्थानीय निवासियों ने कड़ी निंदा की है और दुख भी व्यक्त किया है। इसको तो हम कंडेम करते हैं क्योंकि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रोज़गार इससे जुड़ा है पूरे कश्मीर वैली का। हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हुए। जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, हम इसको कंडेम करते हैं। बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज़। इससे तो टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस। मतलब इसमें हमारा जो रोज़गार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है, बहुत मायूस है हम लोग, बहुत मायूस, बहुत ज्यादा मायूस है हम लोग। हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाए मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया है। लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर, जब तक अमला उधर पहुंचा है।
और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए नृशंस आतंकी हमले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़ी निंदा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निंदा करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ नृशंस आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय और संतापजनक है। हम घटना में मृत हुए सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह हमला देश की एकता व अखंडता पर प्रहार करने का दुस्साहस है। सभी राजनीतिक दल व संस्थाओं को सारे मतभेदों से ऊपर उठकर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। सरकार सभी पीड़ितों व उनके परिवारों की सहायता की आवश्यक व्यवस्था करे और सरकार इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने हेतु शीघ्र ही उचित कदम उठाए। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का न केवल भव्य स्वागत हुआ बल्कि उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात, साथ ही पीएम भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी वहां पर करेंगे। सऊदी अरब के एयर स्पेस में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान पहुंचा, वैसे ही रॉयल सऊदी एयरफोर्स के विमान नजर आए। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के ये विमान विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के विमान के दोनों ओर कुल 3 फाइटर जेट साथ साथ चल रहे थे। F-15 फाइटर जेट ने प्रधानमंत्री के विमान को जेद्दा हवाई अड्डे तक स्कॉट किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार और कुल तीसरी बार सऊदी की यात्रा कर रहे हैं। उनका विशेष विमान जैसे ही जेद्दा एयरपोर्ट पर उतरा, वहां भी नजारा अलग ही था। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी मक्का के डिप्टी गवर्नर और शाही परिवार के अहम सदस्य प्रिंस सऊद बिन मिशार और सऊदी के वाणिज्य मंत्री मजीद बिन अब्दुल्लाह अल कसाबी और जेद्दा के मेयर सालेह अली अल तुर्की ने की। यही नहीं, प्रधानमंत्री के औपचारिक स्वागत में एयरपोर्ट पर ही 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच मित्रता को और भी मजबूती देगी। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रवासी भारतीय काफी संख्या में मौजूद थे, तो वहीं सऊदी के प्रसिद्ध गायक हिशाम अब्बास भी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अरबी हिंदी में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गाना ए वतन आबाद रहे तू गाकर समा बांध दिया। कैसा फील लगा कि प्राइम मिनिस्टर आपके सामने थे और आप एक हिंदी सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं? Great to see the PM Narendra Modi here. It has been, I guess, 40 years he didn't visit Jeddah, and it was my pleasure. I love India since long, okay, and I have been in India almost 20 times a year, and I didn't expect to reach this level, and I'm always saying that I love India. And it will be, inshallah, always great. Ameen, Ya Rabbal Alameen. Lead it by the PM Narendra Modi, inshallah, always. बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने भी प्रधानमंत्री का पारंपरिक अंदाज के साथ स्वागत किया। विशेष रूप से दाऊदी बोहरा समाज के लोग बेहद खुश नजर आए। प्राउड महसूस होता है कि हम इंडियन हैं और आज इंडिया का नाम पूरे दुनिया में बहुत गर्व से लिया जाता है, पूरे प्राउड से लिया जाता है। हम लोग यहाँ पे प्राउड फील करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पीएम जी आए, हम लोग उनसे मिले, सबसे अच्छा चीज़ ये लगा हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूती देना है। जेद्दा से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।